क्या आपके लिए केमिकल इक्वेशन बैलेंस करना डिफिकल्ट है? लेकिन आज से ऐसा नहीं है, क्योंकि मैं लेके आई हूँ आपके लिए एक ऐसा ट्रिक जिससे आप केमिकल इक्वेशन को जल्दी बैलेंस कर सकते हैं सिर्फ एक ही मिनट में। चलिए देखते हैं इस वीडियो में कि कैसे आप इस केमिकल इक्वेशन को जल्दी से बैलेंस कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और शेयर करना मत भूलिएगा। केमिकल इक्वेशन रिप्रेजेंट्स द केमिकल रिएक्शन। इस एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन इन ऑक्सीजन टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसका मतलब ये है कि जब मैग्नीशियम रिबन ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हम उसको बर्न करते हैं तो एक फॉर्मेशन होता है एक सब्सटेंस का, दैट इज कॉल्ड मैग्नीशियम ऑक्साइड। अगर हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं इस तरह से, लाइक मैग्नीशियम plus oxygen gives magnesium oxide, तो ये इक्वेशन जैसा दिखा, जैसे कि आप ऐसे A plus B gives C। सो ये एक इक्वेशन जैसा आपको दिख रहा है, लेकिन इसको हम क्या कहते हैं? इस पार्ट को हम लोग कहते हैं रिएक्टेंट। Why it is called as reactant? क्योंकि इन दोनों के रिएक्शन के कारण कुछ नया चीज का प्रोडक्शन हुआ, कुछ नया फॉर्मेशन हुआ, कुछ चेंजेस आए, तो इसीलिए इसको कहते हैं रिएक्टेंट। एंड दैट चेंज दैट वी गॉट अ प्रोडक्ट, दैट इज कॉल्ड एज प्रोडक्ट। This magnesium oxide is called as product that we got from the reaction of magnesium and oxygen. Magnesium and oxygen react करने के कारण हमारा एक न्यू प्रोडक्शन हुआ, न्यू सब्सटेंस का प्रोडक्शन हुआ, दैट इज मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम को हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं उसके सिंबल में, क्योंकि हर एलिमेंट्स का एक सिंबल होता है, तो इसीलिए मैग्नीशियम और ऑक्सीजन को हम लोग उनके सिंबल से भी रिप्रेजेंट करके लिख सकते हैं। तो इक्वेशन को हम सिंबल फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं मैग्नीशियम को रिप्रेजेंट किया जाता है Mg, ऑक्सीजन को रिप्रेजेंट किया जाता है O एज ए एलिमेंट, बट इन इक्वेशन हम उसको डायएटॉमिक के फॉर्म में रखते हैं, क्योंकि वो एक डायएटॉमिक है, वो हमेशा O2 होता है, उसका एटॉमिसिटी हमेशा 2 ही रहता है। एंड दिस मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन रिएक्शन की वजह से मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन हुआ। फ्रॉम दिस सिंबल आल्सो वी कैन नो दैट दिस इज अ मैग्नीशियम ऑक्साइड। सो वी कैन रीड दिस एज, हम लोग इसको पढ़ सकते हैं एज मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड। Why do we need to balance a chemical equation? क्यों हमको एक केमिकल इक्वेशन बैलेंस करना चाहिए? क्योंकि केमिकल इक्वेशन जो होता है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करता है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ये कहता है कि कोई भी मैटर हो उसे हम लोग ना ही क्रिएट कर सकते हैं, ना उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो अगर हम एक मास मैटर को क्रिएट नहीं कर सकते, डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, तो हमारा इक्वेशन जो है उसके जो रिएक्टेंट के साइड में और प्रोडक्ट के साइड में उनका जो मास है वो इक्वल होना चाहिए। मतलब रिएक्टेंट का मास और प्रोडक्ट साइड में मास दोनों तरफ इक्वल होना चाहिए, तो ही जाके हमारा कंजर्वेशन ऑफ मास जो है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास जो है वो सेटिस्फाई होगा। अगर हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास सेटिस्फाई नहीं हो रहा तो एक इक्वेशन जो है अनबैलेंस्ड है। जैसे कि आप इस एग्जाम्पल से आप देख सकते हैं, फर्स्ट में जो इक्वेशन है वो एक अनबैलेंस्ड इक्वेशन है, लेकिन सेकंड वाला जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं ये बैलेंस्ड किया गया है, ताकि हमारा जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है वो सेटिस्फाई हो। तो ये कैसे हो सकता है पॉसिबल? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस मैग्नीशियम जो एक एलिमेंट है उसका जो मास है रिएक्टेंट के साइड में 1 है, प्रोडक्ट के साइड में मैग्नीशियम का मास 1 है।
लेकिन आप ऑक्सीजन को देखिए तो उसका जो रिएक्टेंट के साइड में मास है 2 है, लेकिन प्रोडक्ट के साइड में उसका मास 1 है। तो इसका मतलब हमारा जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास सेटिस्फाई नहीं हो रहा और जो केमिकल इक्वेशन है वो अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। इसको हमको बैलेंस करना पड़ेगा। इसको बैलेंस करने के लिए हमको एक कोएफिशिएंट मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जो कि हम मल्टीप्लाई करेंगे उस एलिमेंट के सामने एक कोएफिशिएंट मल्टीप्लाई करेंगे, ताकि हम उस लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को सेटिस्फाई कर सके। तो यहाँ पे हमने इस एग्जाम्पल को लिया है और उसको हमने समझने की कोशिश किया है कि कौन सा एक इक्वेशन बैलेंस्ड है और कौन सा अनबैलेंस्ड है। फिर चलते हैं कि कैसे हम लोग एक केमिकल इक्वेशन को सही तरह से बैलेंस कर सकते हैं। चलिए जानते हैं। बैलेंसिंग या अनबैलेंस इक्वेशन, ये जो इक्वेशन है ये अनबैलेंस्ड है। अब इसको बैलेंस करेंगे, पहले कुछ स्टेप्स फॉलो करेंगे। पहला स्टेप ये है कि काउंट द नंबर ऑफ एटम्स of the elements in the reactant and product on both the sides of the equation। इस इक्वेशन के प्रोडक्ट और रिएक्टेंट के साइड में नंबर ऑफ एटम्स जो है एलिमेंट्स के, उसको पहले काउंट करेंगे। तो मैग्नीशियम कितने हैं? 1 है, रिएक्टेंट के साइड में, प्रोडक्ट के साइड में भी 1 है। एंड ऑक्सीजन कितना है? 2 है, रिएक्टेंट के साइड में, प्रोडक्ट के साइड में 1 है। तो हमारा जो पहला स्टेप था 1, वो कंप्लीट हो गया। अब जाएंगे हम सेकेंड स्टेप। सेकेंड स्टेप में है कि इट इज ऑलवेज कन्वीनियंट टू स्टार्ट विद द नंबर दैट कंटेन्स मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स वेदर ऑफ द रिएक्टेंट और द प्रोडक्ट। तो हम लोग ऐसे एक नंबर से स्टार्ट करेंगे जिसका कि एक एलिमेंट से जिसका कि एटम सबसे ज्यादा हो। तो अब देखते हैं ऑक्सीजन का जो है, हम देख सकते हैं उसका सबसे ज्यादा एटम है रिएक्टेंट के साइड में, प्रोडक्ट के साइड में भी किसी किसी इक्वेशन में हो सकता है। तो इसमें रिएक्टेंट के साइड में सबसे ज्यादा एटम्स है ऑक्सीजन के। तो यहाँ से पहले बैलेंस करना स्टार्ट करेंगे। तो अब ऑक्सीजन 2 है यहाँ पे एंड प्रोडक्ट के साइड में 1 है। तो अब क्या करेंगे? थर्ड स्टेप में जाएंगे। थर्ड स्टेप में नाउ फाइंड द लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ द नंबर ऑफ एटम इन द प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट साइड। अब ये जो लीस्ट कॉमन मल्टीपल फाइंड आउट करेंगे ऑक्सीजन का, जो रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट के साइड में है। तो 2 है और 1 है, रिएक्टेंट के साइड में 2 है ऑक्सीजन का एटम और 1 है प्रोडक्ट के साइड में। अब 2 एंड 1 का मल्टीपल क्या है? कॉमन मल्टीपल 2 और 1 का कॉमन मल्टीपल है 2। तो 2 है उस उनका कॉमन मल्टीपल। तो अब हम क्या करेंगे? इस कॉमन मल्टीपल को, जो 2 हमने फाइंड आउट किया, मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे एज ए कोफिशिएंट इन फ्रंट ऑफ दिस कंपाउंड। अब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं। अब मल्टीप्लाई किए तो मैग्नीशियम 2 हो गया एंड ऑक्सीजन 2 हो गया। इसका मतलब हमारा जो ऑक्सीजन कितना था? 1 था। अब उसका जो एटमसिटी है वो 2 में चेंज हो गया। अब यहाँ पे भी 2 ही है। अब मैग्नीशियम 1 है रिएक्टेंट के साइड में, लेकिन प्रोडक्ट के साइड में हमने कोफिशिएंट मल्टीप्लाई किया 2, इसीलिए यहाँ पे 2 हो गया। तो अब हम लोग क्या करेंगे? तो अब हम लोग फोर्थ स्टेप में जाए तो चेक, अगर इक्वल रहा तो ही जाके वो बैलेंस्ड होगा, तो इक्वल नहीं है तो फोर्थ स्टेप में हम लोग नहीं जा सकते। अब हम लोग क्या करेंगे? अब फिर से हम लोग जाएंगे सेकेंड स्टेप में। सेकेंड स्टेप में जाएंगे, लेकिन यहाँ पे तो एक ही एलिमेंट है, तो इसका मतलब हमको कोई भी नंबर ऐसा नहीं है कि कोई भी एलिमेंट से स्टार्ट किया जा सके। तो अब हम लोग जाएंगे थर्ड स्टेप में। थर्ड स्टेप में जाएंगे तो मैग्नीशियम का देखते हैं कितना एटम है। रिएक्टेंट के साइड में 1 है एंड प्रोडक्ट के साइड में 2 है। तो इनमें कॉमन मल्टीपल क्या है? तो इनमें कॉमन मल्टीपल है अगेन 2। तो अब हम प्रोडक्ट के साइड में तो मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी 2 है। तो हम लोग यहाँ पे रिएक्टेंट के साइड में मैग्नीशियम के कोफिशिएंट एक मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज 2। तो 2 मल्टीप्लाई किए। अब मैग्नीशियम क्या हुआ? मैग्नीशियम का एटम जो था वो चेंज हो गया अब 2 में चेंज हो गया। तो अब हमारा आप चेक, फिर हम लोग अब जाएंगे फोर्थ स्टेप में। फोर्थ स्टेप में चेक क्या बोला है कि नाउ चेक वेदर द एटम
of different elements on both the sides of the equation are equal. अगर इक्वल है तो बैलेंस्ड है। तो मैग्नीशियम अब 2 हो गया रिएक्टेंट के साइड में, प्रोडक्ट के साइड में 2 है, ऑक्सीजन 2 है प्रोडक्ट के साइड में और रिएक्टेंट के साइड में भी 2 है। तो अब हमारा जो इक्वेशन था बैलेंस्ड इक्वेशन हो गया, क्योंकि ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को सेटिस्फाई कर रहा है। और एक एग्जाम्पल से हम लोग फिर से समझेंगे कि बैलेंस कैसे करते हैं इक्वेशन को। यहाँ पे अगर इस प्रॉब्लम को देखा जाए तो मैग्नीशियम मेटल रिएक्ट्स विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड। मैग्नीशियम मेटल, मैग्नीशियम का सिंबल क्या है, Mg है। इट रिएक्ट्स विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्लस HCl टू फॉर्म मतलब टू गिव मैग्नीशियम क्लोराइड एंड हाइड्रोजन MgCl2 प्लस H2। तो ये देता है, ये प्रोडक्ट है और ये जो है रिएक्टेंट है। तो अब चेक पहले क्या करेंगे, पहला स्टेप है काउंट करेंगे कि एलिमेंट्स के एटम्स कितने हैं हर एक साइड में, मैं प्रोडक्ट और रिएक्टेंट के साइड में। मैग्नीशियम यहाँ पे 1 है रिएक्टेंट के साइड में, मैग्नीशियम 1 है अगेन प्रोडक्ट के साइड में। हाइड्रोजन 1 है रिएक्टेंट के साइड में, हाइड्रोजन 2 है प्रोडक्ट के साइड में। Cl क्लोराइड कितना है, 1 है रिएक्टेंट के साइड में, 2 है प्रोडक्ट के साइड में। अब देखिए कौन सा हमको पहले बैलेंस करना है। पहले उस एलिमेंट या फिर कंपाउंड को बैलेंस करना है जो जिसका मैक्सिमम एटम है। तो किसका ज्यादा मैक्सिमम एटम है, दैट इज क्लोराइड हो सकता है या फिर हाइड्रोजन हो सकता है। पहले क्लोराइड को हम लोग बैलेंस कर सकते हैं, हाइड्रोजन को बैलेंस कर सकते हैं। तो पहले चलिए हाइड्रोजन को बैलेंस करते हैं। तो हमारा थर्ड स्टेप क्या है, थर्ड स्टेप ये है कि हम लोग मल्टीपल, कॉमन मल्टीपल देखेंगे इनमें क्या है। तो हाइड्रोजन 1 है रिएक्टेंट के साइड में, प्रोडक्ट के साइड में 2 है। तो 1 एंड 2 का कॉमन मल्टीपल क्या है, 2 है। अगर हम रिएक्टेंट के साइड में, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज्यादा कम है एटम हाइड्रोजन का, इसीलिए यहाँ पे मल्टीप्लाई किया जाता है, तो 2 हम लोग यहाँ पे मल्टीप्लाई किए। तो 2 मल्टीप्लाई करने के कारण जो हाइड्रोजन था अब 2 हो गया रिएक्टेंट के साइड में, प्रोडक्ट के साइड में 2 हो गया, हाइड्रोजन बैलेंस हो गया। मैग्नीशियम स्टिल 1 है रिएक्टेंट के साइड में भी, प्रोडक्ट के साइड में भी 1 है। अब क्लोराइड, क्लोराइड अब कितना हो गया, हाइड्रोजन में मल्टीप्लाई, यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई किया, मतलब क्लोराइड में भी हमने मल्टीप्लाई किया, तो हमारा क्लोराइड जो था वो भी 2 हो गया यहाँ पे। तो क्लोराइड 2 हो गया रिएक्टेंट के साइड में एंड प्रोडक्ट के साइड में कितना था, 2 था। इसका मतलब हमारा जो इक्वेशन है अब बैलेंस्ड हो गया, क्योंकि अब मैग्नीशियम रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट के साइड में 1 है, क्लोराइड रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट के साइड में 2 है एंड हाइड्रोजन भी रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट के साइड में 2 है। इसका मतलब हमारा जो इक्वेशन था वो बैलेंस हो गया एंड ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को सेटिस्फाई कर रहा है। टाइप 2 केमिकल इक्वेशन में कुछ चेंजेस है, चलिए देखते हैं। आयरन रिएक्ट्स विथ वाटर टू फॉर्म फेरिक ऑक्साइड एंड लिबरेटिंग हाइड्रोजन गैस। आयरन रिएक्ट्स विथ, दैट इज Fe, iron reacts with water, Fe reacts with water, that is H2O, gives ferric oxide, that is Fe2O3, and liberating hydrogen gas plus H2। अब हमारा फर्स्ट स्टेप क्या था, फर्स्ट स्टेप ये था कि हम लोग काउंट करेंगे कितने एटम्स है हर एक एलिमेंट का इस इक्वेशन में। तो पहले आयरन में 1 है रिएक्टेंट के साइड में, प्रोडक्ट के साइड में 2 है एटम। अब हाइड्रोजन के कितने एटम्स है, 2 है रिएक्टेंट के साइड में, प्रोडक्ट के साइड में भी 2 है। अब ऑक्सीजन कितने हैं, रिएक्टेंट के साइड में 1 है, प्रोडक्ट के साइड में 3 है। तो हमारा सेकेंड स्टेप क्या था, सेकेंड स्टेप हमारा ये था कि हम देखेंगे कौन सा एलिमेंट जिसका सबसे ज्यादा हमारा एटम्स है। तो हमारा सबसे ज्यादा एटम्स किस एलिमेंट्स में है, दैट इज ऑक्सीजन 3। तो पहले इसको बैलेंस करना स्टार्ट करेंगे, फिर जाएंगे हम लोग थर्ड स्टेप। थर्ड स्टेप में हमारा क्या था कि हम देखेंगे लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्या है, इन दोनों एटम्स के लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्या है जो कि प्रोडक्ट और रिएक्टेंट के साइड। तो 1
ऑक्सीजन है रिएक्टेंट के साइड में एंड प्रोडक्ट के साइड में 3 ऑक्सीजन है। तो इन दोनों का जो मल्टीपल है, कॉमन मल्टीपल, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, दैट इज 3। तो हम क्या करेंगे, 3 कोफिशिएंट मल्टीप्लाई करेंगे रिएक्टेंट के साइड में। अब हमारा जो ऑक्सीजन था रिएक्टेंट के साइड में 3 हो गया, अब प्रोडक्ट के साइड में भी 3 हो गया। इसका मतलब जो ऑक्सीजन था वो बैलेंस हो गया। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप ये है कि हम जाएंगे स्टेप 2 में, दैट इज कौन सा ऐसा एलिमेंट है जिसका सबसे ज्यादा एटम्स है। तो सबसे ज्यादा एटम्स अब किसका हो गया, दैट इज हाइड्रोजन, 6 हो गया, क्योंकि 3 यहाँ पे हम लोग मल्टीप्लाई किए तो 3 इंटू 2 इज इक्वल टू 6 हो गए। तो 6 होने के कारण ये सबसे ज्यादा एटम कंटेन करता है रिएक्टेंट के साइड में। अब हमको इसे बैलेंस करना है। तो 6 है रिएक्टेंट के साइड में हाइड्रोजन, और एंड 2 है प्रोडक्ट के साइड। अब 6 एंड 2 का सबसे लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्या है, 6 है। तो यहाँ पे तो प्रॉब्लम, यहाँ पे हम लोग अगर 6 मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पे, तो अगर 6 मल्टीप्लाई करने से 6 इंटू 2 12 हो जाता है, और हमारा जो इक्वेशन है वो अनबैलेंस्ड हो जाएगा। तो अब हम यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 12 हो जाएगा, तो अनबैलेंस इक्वेशन। तो हमको क्या फाइंड आउट करेंगे, 6 का कॉमन फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे। 6 का कॉमन फैक्टर्स क्या है, 1 है, 2 है, 3 है एंड 6 इटसेल्फ है। 6 तो मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, यहाँ पे 12 हो जाएगा। तो 1 अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे 1 ऑलरेडी है, तो 1 मल्टीप्लाई करने की क्या जरूरत है, मल्टीप्लाई करने की कोई जरूरत नहीं है, ऑलरेडी 1 इंटू 2 2 ही है। अब अगर हम 2 मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 इंटू 2 4 हो जाता है, लेकिन रिएक्टेंट के साइड में तो 6 ही है। तो 2 और 4, 6 और 4 जो है वो तो बैलेंस नहीं हो रहा। तो अगर हम 3 मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पे, तो हमारा जो इक्वेशन है वो बैलेंस्ड होगी। मतलब यहाँ पे 3 इंटू 2 इज इक्वल टू, अब यहाँ पे 6 एटम्स है प्रोडक्ट के साइड में, रिएक्टेंट के साइड में भी 6 एटम्स है हाइड्रोजन के। तो अब हाइड्रोजन जो है वो बैलेंस्ड हो गया। अब बचा हमारा नेक्स्ट, बचा दैट इज आयरन। आयरन जो है रिएक्टेंट के साइड में 1 है, प्रोडक्ट के साइड में 2 है, एंड 1 एंड 2 में लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्या है उनका, लीस्ट कॉमन मल्टीपल है 2। अगर हम रिएक्टेंट के साइड में 2 मल्टीप्लाई यहाँ पे करते हैं तो हमारा जो आयरन है वो बैलेंस्ड हो गया, क्योंकि यहाँ पे आयरन जो था रिएक्टेंट के साइड में 2 है, प्रोडक्ट के साइड में 2 है। तो अब हमारा लास्ट स्टेप है फोर्थ स्टेप। फोर्थ स्टेप हमारा ये था कि हम चेक करें कि कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो बैलेंस्ड अभी तक नहीं है। अगर सारे एलिमेंट्स बैलेंस्ड है तो हमारा जो इक्वेशन है वो बैलेंस्ड इक्वेशन हो चुका है। तो अब हमारा आयरन जो है रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट के साइड में 2 है, हाइड्रोजन कितने हैं, 6 है रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट के साइड में, ऑक्सीजन कितना है, 3 है रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट के साइड में। इसका मतलब हमारा जो इक्वेशन है, ये जो इक्वेशन है रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट के साइड में उनका मास इक्वल हो गया, और उनके जो एटम्स है वो भी, एलिमेंट्स के जो एटम्स है वो भी इक्वल हो गए। इसका मतलब हमने जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास था उसे सेटिस्फाई कर दिया, एंड हमारी जो इक्वेशन है वो बैलेंस्ड इक्वेशन अब है। चलिए टाइप 3 में क्या डिफरेंस है जानते हैं, इस केमिकल इक्वेशन को समझते हैं। चलिए पहला स्टेप फॉलो करेंगे। पहले स्टेप पे हर एक एलिमेंट का एटम्स काउंट करेंगे। तो सोडियम का एटम 2 है रिएक्टेंट के साइड में, प्रोडक्ट के साइड में 1 है। कार्बन 1 है रिएक्टेंट के साइड में, प्रोडक्ट के साइड में भी 1 है। ऑक्सीजन 3 है रिएक्टेंट के साइड में, प्रोडक्ट के साइड में आप देख सकते हैं यहाँ पे एक ऑक्सीजन है, दैट इज 1 एटम है यहाँ पे, और यहाँ पे एक ऑक्सीजन है 2 है। ये है मेजर डिफरेंस टाइप 3 में। यहाँ पे ऑक्सीजन जो है डिस्ट्रीब्यूटेड है, एक ही कंपाउंड में नहीं है, 2 कंपाउंड्स में है। तो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, तो ये क्या हो जाएगा, अगर यहाँ पे 1 है और प्रोडक्ट के साइड में अगर दोनों ऑक्सीजन डिफरेंट कंपाउंड्स में हो तो वो ऐड हो जाता है। तो ऑक्सीजन अभी क्या है, ऐड, हम लोग
यहाँ पे जान सकते हैं कि ऑक्सीजन प्रोडक्ट के साइड में 3 है एंड ऑक्सीजन कितना है रिएक्टेंट के साइड में 3 है। इसका मतलब जो ऑक्सीजन है दोनों साइड में बैलेंस्ड है। अब चलते हैं, हाइड्रोजन 1 है रिएक्टेंट के साइड में, प्रोडक्ट के साइड में हाइड्रोजन 2 है। रिएक्टेंट के साइड में क्लोराइड कितना है 1 है, प्रोडक्ट के साइड में भी 1 है। तो अब हम हमारा जो इक्वेशन है उसको बैलेंस करेंगे। तो सेकेंड स्टेप में जाएंगे। सेकेंड स्टेप क्या होता है, सेकेंड स्टेप में कौन सा ऐसा एटम है जिसके पास मैक्सिमम, कौन सा ऐसा एलिमेंट है जिसके पास मैक्सिमम एटम्स है। तो यहाँ पे तो दोनों में सोडियम और हाइड्रोजन में टू टू एटम्स है, तो यहाँ पे सोडियम को पहले हम लोग कंसिडर करेंगे। सोडियम रिएक्टेंट के साइड में 2 है लेकिन प्रोडक्ट के साइड में 1 एटम है। तो इसको बैलेंस कैसे करेंगे, तो थर्ड स्टेप में जाएंगे। थर्ड स्टेप में जाने में कॉमन मल्टीपल क्या है, 2 एंड 1 में कॉमन मल्टीपल क्या है, 2 है। तो यहाँ पे प्रोडक्ट के साइड में हम 2 मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि रिएक्टेंट के साइड में ऑलरेडी सोडियम 2 है। तो मल्टीप्लाई करने से अब क्या हुआ, सोडियम जो है अब 2 हो गया लेकिन क्लोराइड भी यहाँ पे 2 हो गया। और सोडियम तो बैलेंस्ड हो गया, ऑक्सीजन ऑलरेडी बैलेंस था। अब बचा क्या, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन 2 है रिएक्टेंट के साइड, हाइड्रोजन 2 है प्रोडक्ट के साइड में, रिएक्टेंट के साइड में लेकिन 1 है। तो हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे। तो हाइड्रोजन को अगर बैलेंस करते हैं 2 एंड 1 का कॉमन मल्टीपल क्या है, 2 है। तो अब हम हाइड्रोजन के आगे 2 लगा देंगे। तो 2 अगर मल्टीप्लाई किए तो रिएक्टेंट के साइड में अब 2 हो गया हाइड्रोजन, और प्रोडक्ट के साइड में हाइड्रोजन भी अभी 2 है। लेकिन क्लोराइड अगर हम यहाँ पे मल्टीप्लाई किए रिएक्टेंट के साइड में 2, तो यहाँ पे क्लोराइड भी 2 हो गया। इसका मतलब क्लोराइड रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के साइड में दोनों साइड में 2 है। सो हमारा टाइप 3 का इक्वेशन अब बैलेंस्ड इक्वेशन है। ये रहा आपके लिए टास्क। अगर ऐसे ही टिप्स एंड ट्रिक्स जानना है तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा एंड शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू।